पोल साइंस MED 2 सतत विकास मुद्दे और चुनौतियां। मार्च 2022 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। भूमंडलीय ताप के नकारात्मक परिणामों की व्याख्या कीजिए। भूमंडलीय ताप क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है वो बताना है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हैं। तो भूमंडलीय ताप का संबंध पृथ्वी के तापमान में औसतन वृद्धि से, उसकी एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, जिससे क्या होता है भूमंडलीय ताप मतलब ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन होते हैं। जो हमारे मौसम है, कभी गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है, कभी गर्मियों में बारिश होने लगती है, सर्दियों में बारिश होने लगती है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है। ठीक है, कि कोई भी मौसम स्थिर नहीं है, जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन होते हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान हमारी कृषि एवं औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप जलवायु एवं पर्यावरण में परिवर्तन होने आरंभ हो गए। मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया, हमारी औद्योगिक क्रियाएं बढ़ने लगी, बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह खुल गई, इससे क्या होता है बहुत सारा केमिकल और बहुत सारी गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे मौसम है वो ठीक तरीके से काम नहीं करते। मतलब किसी भी मौसम में स्थिरता नहीं रह गई है। ठीक है, कोई भी मौसम फिक्स नहीं रह गया है और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में गैसों का उत्सर्जन होता था। जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, तब तक जो हमारा वायुमंडल है उसके अंदर बहुत कम मात्रा में गैसें थी। मतलब सब बैलेंस था, सब कुछ, एक्स्ट्रा गैसेस का उत्सर्जन उसमें नहीं होता था। किंतु जनसंख्या वृद्धि, जीवाश्म ईंधन के जलाने एवं वनों के कटाव के कारण हम पर्यावरण में अनेक गैसों से प्रभावित हैं। अब क्या, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो ईंधन मतलब पेट्रोल, कोल वगैरह इनको जलाने लगे हम काम करने के लिए, तो उससे क्या हुआ बहुत सारी गैसेस जो है हमारे एनवायरनमेंट में फैल गई हैं। 1800 के दशक के अंत में पृथ्वी की सतह के औसतन तापमान में 0.6 डिग्री की वृद्धि हुई है। मतलब 1800 के दशक में 1800 सेंचुरी के अंदर 18 सेंचुरी के अंदर जो टेम्परेचर था हमारी अर्थ का, उससे 0.6 डिग्री उसकी एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है। और वर्ष 2100 तक यानी कि 22nd सेंचुरी तक इस तापमान में 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। एवरेज टेम्परेचर और ज्यादा हो, जैसे अभी गर्मी में 48 डिग्री चला जाता है ना, तो हो सकता है वो 50 के पार चला जाए, 53 के आसपास होना शुरू हो जाएगा। भूमंडलीय ताप के विनाशकारी परिणाम निम्नलिखित। इसके विनाशकारी परिणाम क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या क्या है? भूमंडलीय ताप के मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके इम्पैक्ट क्या क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? पहला क्या है, हिमालय पिघलने के कारण समुद्र स्तर में बढ़ोतरी हो गई। हिमालय होती ग्लेशियर पिघलने की वजह से क्या हो गया, जो हमारा जो समुद्र स्तर है, जो हमारे सीज हैं उनका जो स्तर है वो बढ़ गया है, वाटर लेवल उनका इंक्रीज हो गया है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने लगे ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। दूसरा, फसलों का नाश होने लगा। फसलों का नाश क्योंकि बेमौसम बरसात हो जाती है, कभी ज्यादा गर्मी होती है, कभी ज्यादा सर्दी होती है, उससे क्या होता है फसलें खराब हो जाती हैं। तटीय बाढ़ आना, जो किनारे पे जो शहर बसे हुए हैं, जो समुद्र किनारे पे शहर बसे हैं, तो बेमौसम बरसात वगैरह जब बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होता है उसका पानी जो होता है वाटर लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है बाढ़ आ जाती है। मरुस्थलीकरण व बाढ़ की स्थिति में वृद्धि होना, कई कई जगह मरुस्थलीकरण, कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है। मतलब बैलेंस नहीं रहा है मौसम के अंदर, बैलेंस नहीं रहा इसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। संक्रामक रोगों का बढ़ना, संक्रामक जो एनवायरनमेंट से जो डिजीजेस होती हैं वो बढ़ गई हैं। खाद्यान्न का अभाव, जब कृषि खराब हो जाती, फसलें नष्ट हो जाती है, तो क्या होगा खाद्यान्न में जो गेहूं वगैरह हैं, जो खाने की चीजें उनका अभाव हो गया, वो कम हो जाती हैं। महासागर व्यवहार में परिवर्तन, जो महासागर है, समुद्र है, उनके व्यवहार में परिवर्तन, मतलब कभी लहरें बहुत ज्यादा हो जाती, कभी बहुत कम हो जाती है, उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब भूमंडलीय ताप के दुष्प्रभावों का सामना कैसे कर सकते हैं हम, ये तो उसके दुष्प्रभाव क्या है, तो उसकी दिशा में उसको सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से धरती की सतह में परावर्तित किरणों द्वारा उत्सर्जित होने वाली तापीय ऊर्जा को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती है। अब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ गई है। इस प्रकार तापीय ऊर्जा से वायुमंडल में सांद्रण से धरती के औसत तापमान में वृद्धि होती है। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे भूमंडलीय ताप कहते हैं, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सॉरी, ग्लोबलाइजेशन नहीं, भूमंडलीय ताप, ग्लोबल वार्मिंग, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। भूमंडलीय ताप से वृद्धि से वर्षा की स्थिति में परिवर्तन आएगा। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो वर्षा की स्थिति, कभी बारिश ज्यादा होगी, कभी बारिश कम होगी। समुद्र जल स्तर बढ़ेगा, वनस्पति, वन्य जीवन, मनुष्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े ही थे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहला है जलवायु परिवर्तन से जूझने के लिए जन समुदाय तथा देशों को, खासकर गरीब देशों एवं अधिक असुरक्षित समुदायों की क्षमता में बढ़ोतरी करनी होगी।
ताकि वो अपने बचाव के लिए कुछ काम कर सकें। उनकी हमें कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। सेकंड क्या कर सकते हैं, एक ऐसे निष्पक्ष ढांचे का निर्माण करना होगा जो सुनिश्चित अंतराल के अंतर्गत भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का सामना कर सके। हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसके बचने के लिए तैयारियां जरूर कर सकते हैं। हमें पता है कि जो तटीय इलाकों में बाढ़ आती है तो वहां पर हम बांध वगैरह बना सकते हैं कुछ भी, ताकि बाढ़ से कम नुकसान हो। और क्या होता है, मौसम अलर्ट वगैरह चीजें, आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो मौसम अलर्ट पहले से पता चल जाता है, तो उसके आने से पहले उन जगहों को खाली करवाया जा सकता है ताकि जान माल की रक्षा की जा सके। तो ये सब तैयारियां कर सकते हैं हम। साथ ही सभी देशों को उनकी वर्तमान एवं भविष्य के पर्यावरण के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए। हमें अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए कि हमें पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखना है। हम कम से कम नुकसान पहुंचाएं अपने एनवायरनमेंट को, उनकी ज़्यादा पेड़ लगाएं, कम से कम इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल करें, पर कोल पेट्रोल जैसे ईंधन जो है उनको कम से कम इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक करते चले जाएं, जो आजकल चल रहा है, सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये सारे कार्य हम कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट।